हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। काश इस मुल्क में कभी कुछ ज़रा हटके हो जाए, मगर देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट एज दे से इन पाकिस्तान। आज अदालत उज़्मा स्लो न्यूज़ डे नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। हाँ, अच्छा, इससे पहले कि आप स्टार्ट करें, मैं बस एक थोड़ी सी एक अहम पैगाम है कि आज का दिन बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहा है। मेरे ख्याल सबके लिए, यकीनन आप भी कंफ्यूज, और जितने कंफ्यूज आप थे मेरे ख्याल तकरीबन हम ही पूरे दिन रहे हैं, लेकिन काफ़ी कोशिश की है कि हम कंफ्यूजन जो है अपनी और आपकी कंफ्यूजन दूर करें कि मिलकर दूर तो पहले एक बात होगी क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और फिर कोशिश करेंगे कि आप ये भी बता सकें कि क्यों हुआ है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है और आगे क्या होगा वो तो 24 घंटे में पता लग ही जाएगा। मगर मामला इतनी तमीज से बेहतर था तुम किशोर का वो गाना चला रहे थे, ये क्या हुआ कैसे हुआ। वो कॉपीराइट का मसला होता है ना बॉस, इसलिए मैंने कहा यूट्यूब वाले फिर शो उड़ा देते हैं आप जी। वैसे। खैर जनाब, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कर रहे थे, उन्होंने आज फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल कर दिया है और हुकूमत और जो जनरल बाजवा साहब हैं उनको नोटिस जारी कर दिए कि कल आएँ और बताएं कि ये नोटिफिकेशन की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी हुई या नहीं हुई, और जो रीज़निंग दी गई थी कि किस वजह से ये किया गया, उस बारे में जनरल बाजवा भी आकर के बताए। सबसे पहले हम चलते प्रोसीजरल फ्लॉ के ऊपर। अब जो चीज़ सामने आई है उससे तो लगता है कि शायद को 5वीं जमात का बच्चा भी ये चीज़ बेहतर कर लेता, क्योंकि 19 अगस्त को वज़ीर आज़म हाउस से एक बयान जारी होता है कि जनाब जो रीजनल सिक्योरिटी सिचुएशन है उसकी वजह से जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें 3 साल की तौसी की जा रही है, और ये बात हो गई। उसके बाद जो है जो स्पेकुलेशन थी या र्यूमर मॉन्गरिंग मिल थी वो ख़त्म हो गई। मगर जब मौलाना का धरना शुरू हुआ तो उसके दौरान ही ये ख़बरें आनी शुरू हो गई कि जनाब सदर मुमलिकत ने इस समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और सारा काम जो है बखूबी अंजाम दे दिया गया है। मगर आज जो कुछ अदालत में सामने आया है वो ये था कि वज़ीर आज़म ने 19 अगस्त को जब ये नोटिफिकेशन जारी किया तो उस वक्त तक सदर ने उसकी मंजूरी नहीं दी थी, बल्कि काबीना ने भी उसकी मंजूरी नहीं दी थी। तो जिसके बकौल चीफ जस्टिस ये तो ऐसा ही है कि आपने सदर पाकिस्तान जारी करते हैं ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एग्जैक्टली ऑन द एडवाइस ऑब्वियसली समरी वहीं से जाती है। मगर उसके बाद 20 तारीख को एक सर्कुलेट की जाती है ईमेल टू कैबिनेट मेंबर्स, काबीना के अरकान को, कि जनाब आज वो दोबारा से हनीफ राही बन गए और एक हैंड रिटन नोट उन्होंने छोड़ दिया अदालत के लिए कि जनाब ये मैं पिटीशन विड्रॉ करना चाहता हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अपने शायद टेन्योर का पहला और सबसे बड़ा जो है सुओ मोटो नोटिस ले लिया। उन्होंने कहा आर्टिकल 184(3 जो कलेक्टिव जो अवामी अहमियत के मसाइल हैं इज्तमाई उसका अहाता करता है, तो उसको उस पटिशन में कन्वर्ट किया गया और अब कल जो है वो बुलाया गया है। इन बिटवीन ये हुआ कि जनाब हुकूमत को पता लगा कि ओहो हमने तो भंड कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड पॉज करें। ये जो भंड किया है, जिस चीज़ को चीफ खोसा साहब ने सबसे पहले पकड़ा है अपने पॉइंट 21 में, ये किसकी जिम्मेदारी है? मतलब एक क्योंकि एक सवाल उठ रहा है और जाहिर है कि डिफ्लेक्ट करने की कोशिश भी की जा रही है कि सर ये ब्यूरोक्रेसी ख़राब कर रही है, जैसे ब्यूरोक्रेसी हर हुकूमत को ख़राब करते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी कोई इंतकाम ले रही है, पता नहीं किस चीज़ का। पहली खबर मेरे पास भी यही आई थी कि जनाब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं आज़म खान साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म को सही गाइड नहीं किया। अच्छा, कैबिनेट एस्टैब्लिशमेंट डिफेंस लॉ डिवीजन, इनको रूल्स ऑफ बिजनेस का नहीं पता होता, जनरली इनको बताया जाता है। मेरे ख्याल में तो अगर जो प्राइम मिनिस्टर इंस्ट्रक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ इन मोशन आ जाती है और एज़ पर जो है वो लॉ उस पर अमल शुरू हो जाता है। मगर यहाँ क्योंकि बहुत हैंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर हैं तो मेरे ख्याल में उन्होंने कहा होगा, सोचा होगा, एंड आई एम एज्यूमिंग कि जनाब पहले मैं तो करूँ ना, अगर जो र्यूमर्स चल रही हैं तो मैं बहैसियत वज़ीर आज़म तो मैं कर सकता हूँ ना। नए पाकिस्तान का नया स्टाइल, हाँ नया पाकिस्तान का नया स्टाइल है। वो अगर देख लेते माजी में ही कि नवाज शरीफ ने किस तरह अपॉइंट किया, यूसुफ रज़ा गिलानी ने, या उससे पहले के जो टेन्योर थे उसमें प्रोसीजर क्या है। जब 19 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ प्राइम मिनिस्टर हाउस से तो मैं चौंका। 1.5 सत्र का था ये कि जी एक्सटेंशन दे दी गई है।
अभी टेन्योर बाकी है 3 महीने का, लेकिन एक्सटेंशन दे दी, चलो ठीक है, चलो दे दी। लेकिन फिर मेरी समझ में नहीं आया कि पहली बार पीएम हाउस से, जहाँ तक मेरी मेमोरी, मैंने कहा कि यार कभी ऐसा हुआ है, इसलिए कि ऐवान सदर से ही आता है। बिल्कुल, ये ऐवान वजीर आजम से ऐसी क्या उजलत थी? फिर जैसा तुमने कहा कि पहले तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, फिर कैबिनेट से पूछ रहे हैं जी दसो जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है, उसके बाद सदर को जो है समरी जो है वो भिजवाई या नहीं भिजवाई, सदर की मेमोरी में नहीं है ये बात। हाँ, सदर की मेमोरी में नहीं है। आसमा 12 सितंबर को आसमा शिराजी के प्रोग्राम क्लिप है हमारे पास, मेरा ख्याल है आसमा शिराजी का क्लिप दिखा दे। अच्छा वो वाला ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आसमा शिराजी ने पूछा, कोई और बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि जी वो क्या हुआ बाजवा साहब की एक्सटेंशन, कहने लगे वो जब समरी आएगी मैं साइन कर दूंगा। 12 सितंबर को, ये 12 सितंबर। 13 नवंबर को मेयर बुखारी इंटरव्यू लेती हैं सदर ममलिकत का, और सदर ममलिकत से वो पूछती है जनाब वो बाजवा साहब की एक्सटेंशन, कहने लगे वो तो मैंने साइन कर दिया। तो उन्होंने कहा मगर वो जो आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था, कहने लगे नहीं वो असल में मैं भूल गया था, मैं तो उस इंटरव्यू से पहले ही साइन कर चुका था, बाद में मुझे याद दिलाया भाई प्रेसिडेंट साहब आप तो साइन कर चुके हैं। मतलब डिमेंशिया या जो भी नहीं यार, मतलब अच्छा, नहीं, ये नहीं है कि इस हुकूमत तक ये महदूद है। ऐसे भंड जो है ना सारे वो होते हैं, जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं फिर बैक डेटेड जो है ना उसके काम शुरू हो जाता है कि वो। लेकिन अच्छा सॉरी, तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली हुकूमत ने भी सोचा होगा कि यार इतनी बड़ी बड़ी एक्सटेंशंस में छोटी छोटी प्रोसीजरल मसले तो होते हैं, कौन पकड़ेगा? हाँ, अच्छा वो पकड़ेगा, क्यों पकड़ा गया उस पर हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। हाँ, वैसे मैं भी ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन पकड़ेगा। अगर ये भाई साहब जो आज फरार हो गए दरखास्त डाल के, अगर ये ना जाते सुप्रीम कोर्ट तो कौन पकड़ता? ये अच्छा ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बंदा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। अगेन ये भी हम अभी बात करें इस पे या थोड़ी देर बात हुआ अभी कर लेते हैं। ये साईं जो है ना ये सीरियल पिटिशनर है। हाँ, मतलब काजी फाइज ईसा के खिलाफ 2013 की इंतखाबात के खिलाफ चीफ जस्टिस में इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ भी किया था। अच्छा इतने किए हैं कि वो पूरी लिस्ट आपके पास है। इनफैक्ट 2 बार आई थिंक जस्टिस अथर मिनिला और साबिक जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने इस पर बाकायदा जुर्माने लगाए हैं। कभी मेरी टू माई नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कभी इसकी कोई पिटिशन टेक अप नहीं हुई, सिर्फ डिसमिस ही हुई है और आखिरकार तंग आके कहते हैं दोबारा तुम यहाँ पे ना आना। ये इसकी कोई पिटिशन, या आपने वो गेम खेली है कभी बचपन में, वो ये वाली जब यूं बंदा करता है तो कभी कभी ना लग भी जाए, तो इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है बाद में। लेकिन इस दफा तो भाई ने इस दफा तो हाथ पकड़ लिए ना यार। चलो उसके, लेकिन अब ये देखें कि जो कुछ अदालत में हुआ, मसलन अटॉर्नी जनरल से जब चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि कोई ऐसा लॉ है जो एक्सटेंशन को डील करता है, अटॉर्नी जनरल खुद ही आ गए थे बगैर तलब किए। हाँ, वो भी तैयारी पकड़ के, जाहिर है और नोटिस तो होते हैं ना सर, अगर अदालत ने लगा दिया वो केस तो अटॉर्नी जनरल बीइंग द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री वो तो होंगे। तो वो आ गए तो उनसे पूछा कोई आपके जहन में ऐसा कोई कानून है जिसके तहत एक्सटेंशन दी जाती? तो उन्होंने कहा नहीं मेरे इल्म में तो ऐसा कोई कानून नहीं है। तो ये उसके बाद से जाहिर है जब ये आया फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा ठीक है फिर हम नोटिस जारी कर देते हैं और आर्मी चीफ को भी नोटिस हो गया। नहीं, उससे पहले एक और चीज़ होती है ना, उससे पहले एक और चीज़ होती है कि आपके जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं बार बार चीफ जस्टिस साहब पूछते हैं उनसे कि यार कौन सा कानून है, कौन सा कानून है, तो वो कानून सामने लाते हैं और ये है आर्मी रेगुलेशंस रूल्स 255 नंबर पॉइंट नंबर 255। अच्छा पॉइंट आर्टिकल 255 के रूल्स में, अच्छा उसमें क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली कि एक सेकेंड सर, तो मैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में, हाँ ये रहा कि फेडरल गवर्नमेंट वफाक को ये हक हासिल है, ये एम्पावर्ड to suspend or limit retirement in general or individual cases whenever it deems necessary to do so in the public interest। अच्छा अब यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल क्योंकि अभी अगर अब हम आ जाते हैं लीगल और टेक्निकल पॉइंट्स पर, राइट, लीगल लैंग्वेज के पॉइंट्स पर। चीफ जस्टिस साहब का जो इसमें आई थिंक मौकफ है वो ये है कि ये तो रिटायरमेंट की बात हो रही है, बिल्कुल, तो पहले वो रिटायर होंगे, हाँ, फिर सस्पेंड होंगे, फिर उसकी रिटायरमेंट सस्पेंड हो सकते हैं। एक्सटेंशन कहां से आई इसके अंदर? अच्छा अब देखिए टू अ लेमन जैसे मैं कहूंगा यार अब रिटायरमेंट की बात कर दी, एक्सटेंशन की बात कर दी, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अपेरेंटली फर्क पड़ता है। तो टेक्निकली करेक्ट मी, यहाँ मैं एक ऑब्जेक्शन रेज करना चाह रहा हूँ
ये जो आर्मी एक्ट का रेगुलेशन नंबर 255 है, ये सन 50 से अब तक मौजूद है ना, सन 50 में बने थे आर्मी एक्ट। 50 से लेके आज तक इसी 255 के तहत ज़ियाउल हक की एक्सटेंशन हुई, परवेज़ मुशर्रफ की एक्सटेंशन हुई, परवेज़ कियानी की एक्सटेंशन हुई, बगैर उस तरमीम के जो कि अभी की गई। थोड़ा सा फर्क ये है, कैसे हो गए मैं आपको बता रहा हूँ। अयूब, जिया और मुशर्रफ वो तो क्योंकि वर्दी में थे, उन्होंने खुद को एक्सटेंशन दी, तो लिहाजा वो, और उसको बाद में नजरिया जरूरत के तहत दूसरी बात और कियानी साहब की, और कियानी साहब का जो है वो स्पेशल उन्होंने वो हुकूमत ने दी। उस वक्त ये पॉइंट नहीं आया था, और उस वक्त आपको पता है ये पॉइंट भी नहीं था कि काबीना की मंजूरी दी जाए, 8वीं तरमीम भी नहीं थी। तो वो था, तो वो ठीक हुआ। हाँ, अच्छा, वो उसमें सिचुएशन फर्क। अच्छा, टू एक्सपैंड आपके ऑब्जेक्शन पर मजीद ऑब्जेक्शन करने के लिए, ये सवाल ही नहीं उठा था कभी यू सी कि आपने किस कानून के तहत की है। वो तो सवाल उठाए तो उन्होंने 255, वो तो बंदा चला गया तो सवाल उठ गया। नहीं, हाँ यही ना, नहीं अब यहाँ पे 255 वो सामने लाई है इसलिए क्योंकि चीफ जस्टिस खोसा साहब ने सवाल किया। ये सवाल कभी पहले हुआ ही नहीं है कि कोई इसकी लॉ निकाल के लाए। ठीक है, ये भी गूगल ही किया होगा किसी ने यार कि ये वाला लॉ है यार, ये बता दो उन्होंने। हाँ, और इनफैक्ट जो आज जो पूरे दिन जो कंफ्यूजन रही है और अभी तक चल रही है, इसका एक मेन रीजन यही है कि हम अब अनचार्टेड टेरिटरी में हैं। ठीक है, ये वो उस पहाड़ पर बंदा चढ़ रहा है जिसको कभी उसके पहले कोई कभी चढ़ा नहीं है, तो आपको नहीं पता कि खड्डा कहाँ है, कौन से पत्थर पे आपने हाथ रखना है, कौन से पत्थर पे आपने हाथ नहीं रखना। दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कंफ्यूजन। चलिए, लेकिन मसला ये जो है कि देखिए, एक तो हुकूमत की नालायकी तो वाज़ेह हो गई ना इस और किसी भी हुकूमत में इसी तरह नालायकी आज शाम को दुरुस्त दुरुस्त हो गई। वही मैं वहीं आ रहा था। अब एक सेकंड पहले दुरुस्त करने की कोशिश की गई है, दुरुस्त हुई नहीं। सुनिए, आज जो मिनिस्टर्स हैं हुकूमत के, उन्होंने क्या तौजीह पेश की है कि उन्होंने क्या ऐसा नया काम किया है जो कल सुप्रीम कोर्ट को मुतमईन कर पाएगा। आज मौजूद अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि रेगुलेशन 255 में, आइन में नहीं, आइन की बात नहीं है, रेगुलेशन 255 में एक्सटेंशन का जिक्र नहीं है। तो आज वफाकी काबीना ने अदालत की मदद करने के लिए और मामलात को क्लियर करने के लिए जो रेगुलेशन का रूल 255 है उसमें तरमीम की है, और उसमें तरमीम करके पहले दो चीजें थी, सस्पेंशन ऑफ रिटायरमेंट, लिमिटेशन ऑफ रिटायरमेंट, उसमें ऐड किया है एक्सटेंशन इन टेन्योर, मदद करने के लिए, ताकि इसमें कोई डाउट ना हो। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जो है वो आइन के तहत होती है। जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं आर्मी के अंदर, उनकी रिटायरमेंट एज को रोकना, उसमें तोसी करना, वो आर्मी रेगुलेशन के तहत होती है। अब बिलफर्ज अगर आप किसी को आर्मी चीफ लगा रहे हैं और अगर उनकी रिटायरमेंट बनती है तो उनकी जो एक्सटेंशन इन आर्मी सर्विस है वो रूल जो रेगुलेशन है उसके तहत होगी। तो अमेंडमेंट उसमें की गई है। फैसला जो उनको आर्मी चीफ लगाने का था वो अपनी जगह बरकरार है। जो अमेंडमेंट की गई है वो उनके टेन्योर एज एन आर्मी ऑफिसर की गई है। अच्छा, अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इनकी ये तौजीह मानेगी या नहीं मानेगी, क्योंकि कोई भी ऐसी, जैसे ज़रार ने कहा, अनचार्टेड टेरिटरी में गए हैं, तो वो कोई भी स्टेप जो है वो जुडिशल रिव्यू उसका उससे फ़ौरन ही लिंक हो जाता है और अदालत ही उसकी तशरीह करेगी। एक वक्फा कल एक सवाल और भी उठ सकता है। वो सवाल ये उठ सकता है कि जो ऑलरेडी सब जुडिस है, अंडर सस्पेंशन है, जो आर्टिकल जो नोटिफिकेशन उसके तहत जो है उसका फैसला होने तक कैसे आप तरमीम कर सकते हैं? हाँ, किसी भी लॉ, एक रेलेवेंट लॉ, और इस पे भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा, अब अमेंडमेंट आपने कर दी रूल्स में, ठीक है।
और अब मुझे नहीं पता कि इसके लिए ऑर्डिनेंस की आपको जरूरत होती है, इसका क्या प्रोसीजर होता है, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, का आज स्पेशल इजलास हुआ है इमरजेंसी इजलास, ठीक, और वही जो पहले होना था अब हुआ, वो अब किया है। नहीं, वो पहले शायद नहीं होना था, क्योंकि उनको क्या पता था कि यार ये पॉइंट रेज होगा, गले पड़ जाएगा। वो तो समझ रहे थे कि ये तो कोई मसला ही नहीं है ना, ये सारा मसला ही यही है कि वो समझ रहे थे कि मसला नहीं है, राइट। और मसले पैदा भी किए गए हैं, उस पर भी बात करेंगे। अच्छा, अब इस पर कोई लीगल बार नहीं है। मायरीन का कहना है, करुणी मायरीन का कहना है कि यार इट इज फ्राउंड अपॉन, इम्प्रॉपर इसको आप कह सकते हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। सवाल जो उठता है कि कल जब इसी अमेंडमेंट और वो जो बाकी नोटिफिकेशंस को पेश किया जाएगा चीफ जस्टिस साहब के सामने, वो क्या कहेंगे? कि क्या वो ये कहेंगे कि जी ये मैलिफाइड है क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक आपने फॉर दिस पर्पस एक अमेंडमेंट लाई है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा होता है तो फिर एक मसला पैदा होता है। क्योंकि अदालत अगर इस चीज को एक्सेप्ट कर ले तो कल को तो हर आर्मी चीफ फिर एक्सटेंशन के लिए वो नहीं, और देखो सिर्फ ये नहीं है, वो तो प्रेसिडेंट सेट नहीं सिर्फ, लेकिन प्रेसिडेंट सिर्फ आर्मी चीफ और एक्सटेंशन तक महदूद नहीं रहा। लार्जर प्रेसिडेंट क्या है कि आप किसी भी वक्त रूल्स को ओवरनाइट अमेंड भी कर सकते हैं, ये एक और प्रेसिडेंट बनता है। तो जब कोर्ट इस पर फैसला देगी तो मेरा ख्याल है कि इन सारे पॉइंट्स को और बहुत सारे पॉइंट्स जो हमारे समझ में नहीं है और हमारी सोच में नहीं आते, उनको देखकर करेगी। तो लॉट डिपेंड्स के कल चीफ जस्टिस साहब का एटीट्यूड लेकर के भी जाएंगे नया वो, तो अदालत ये कहेगी कि ये भी तो पूछेगी तो पहले क्यों ऐसा नहीं हुआ, पहले क्यों प्रॉपर रूल फॉलो नहीं किया गया सारी सिचुएशन में, जो अब आपने करना था ये आप पहले भी कर सकते थे। तो जाहिर सी बात है उसमें ये भी देखा जाएगा कि इतनी जल्दबाजी क्यों है। जल्दबाजी की वजह यही है कि अगले 48 घंटे में जनरल कमर बाजवा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है और जो है 29 नवंबर से उनका एक्सटेंडेड टेन्योर भी शुरू हो जाएगा। तो जाहिर है कल नहीं तो मैक्सिमम परसों इस केस का अच्छा, इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है इसमें कि अगर कल परसों तक फैसला नहीं आता, फर्ज करें ऐसी पॉसिबिलिटी में दे रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट मंडे तक समाअत मुलतवी कर दे, अच्छा सपोज करो हाँ, तो इसका मतलब है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा रिटायर्ड हो गए, तो फिर आप रूल 255 को इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप कर सकते हैं। तो एक बड़े अजीब और गरीब सूरत हाल है। लेकिन जो हुकूमत की अब ये तवक्को है कि अदालत उनकी ये मंतक तस्लीम करेगी, और क्योंकि वो इसको देख रहे हैं एक माइनर फ्लॉ के तौर पे, जबकि मेरे ख्याल में खासा मेजर फ्लॉ है इसमें। जितना बैड ब्लड क्रिएट हुआ है उस पर हम अगले सेगमेंट में उसी से स्टार्ट भी करेंगे। अच्छा नहीं, अब हियर्स द इंटरेस्टिंग पॉइंट ना, हियर्स द इंटरेस्टिंग पॉइंट के फर्ज करें हुकूमत मान ले कि यार सही है आपने प्रोसीजर सही कर दिया, कोर्ट लेके आपने प्रोसीजर सही कर दिया, कोर्ट करे कि आपने अमेंडमेंट कर दी, वो भी हमें कबूल है। फिर हम आ जाएं अगर पॉइंट 4 पर इसके अंदर, जिसमें ये बात की है ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ एक्सटेंशन पर, यस वो सवाल वो और फिर भी रहे, उस पे आपका भाई कुछ कहने की कोशिश करेगा, कोशिश करेंगे। तो एक वक्फा ले लेते हैं, बिस्मिल्लाह करें। वेलकम बैक। अच्छा, कल हमने मुख्तलिफ ऑप्शन सिनेरियोज जो हैं अब तक डिस्कस किए कि अदालत का एटीट्यूड क्या हो सकता है, रियासत क्या दलाइल दे सकती है। फ़र्ज़ करें कि ये सारे लकूनाज अदालत तस्लीम कर लेती है और कहती है ठीक है जी आपने प्रोसीजरल एरर ख़त्म कर दी और ये स्मूथली अब एक एक्सटेंशन का मसला हल हो गया। लेकिन आज जो फैसला आया है उसमें मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग पैरा लगा है वो ये है कि जिसमें तौसी का जो जवाज़ है उस पर सवाल उठाया गया है। चीफ जस्टिस के मुताबिक तौसी का जवाज़ सलामती की इलाकाई सूरत हाल को बताया गया है। ये एक मुबहम जुमला है। बिलफर्ज अगर कोई इलाकाई ख़तरा है भी तो इससे निमटना मुल्क की बहादुर मुसल्लह अफवाज की बतौर इदारा ज़िम्मेदारी है। इस बाबत किसी फ़र्द का किरदार मामूली नौयत का होता है। अगर इस जवाज़ को कबूल कर भी लिया जाए तो फिर मुसल्लह अफवाज का हर रुकन इलाकाई सलामती के ख़तरे के तहत दोबारा तकर्रुरी या मुद्दत मुलाजमत में तौसी का मुतालबा कर सकता है। जी, ये एक पैरा है। शफ़क़त महमूद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उनसे किसी ने पूछा होगा या उन्होंने खुद ही कहा
कि जी ये मुबहम नहीं है, वाकई इलाकाई जो सूरत हाल है वो सीरियस है। और उन्होंने 2 मिसालें दी, एक तो ये कि फरवरी में जो बालाकोट वाला मामला हुआ था वो, फिर अभी जो आर्टिकल 370 के बाद जो कश्मीर की सिचुएशन है और उससे जो खित्ते की सूरत हाल है। शफकत महमूद ने बताया कि ये 2 पॉइंट्स हैं कि इनको मद्देनज़र हमें रखना चाहिए। अच्छा, हिस्ट्री में मैं ज़ाहिर कभी कभी घुस जाता हूँ। हिस्ट्री में मुझे इंतहाई कौमों के सीरियस हालात जो नज़र आए, उसमें जो चेन ऑफ कमांड के साथ हुआ है उसकी मैं 2-4 मिसालें देना चाहता हूँ कि क्या वाकई सूरत हाल का तकाजा किसी एक फ़र्द को अहम बना देता है या ओवरऑल जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है वो सूरत हाल से निमटता है। मसलन हमारा जो स्ट्रक्चर है आर्मी का, हमारा या इंडिया का हुआ, ये ब्रिटिश आर्मी से इनहेरिट है। बिल्कुल। अच्छा, पहली आलमी जंग 4 साल 4 महीने चली, उसमें रॉयल ब्रिटिश आर्मी की चेन ऑफ कमांड की सरबराही में 5 तब्दीलियां आई चलती जंग के दौरान, 4 साल 4 माह के दौरान। दूसरी आलमी जंग में ब्रिटिश आर्मी के 4 सरबराह तब्दील हुए चलती जंग के दौरान। अच्छा, हाई कमान में इस तब्दीली के बावजूद ब्रिटिश फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जीत गए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जीत गए। 1904 से आज तक 115 बरस में 43 जर्नैल जो हैं वो ब्रिटिश आर्मी की कमान कर चुके हैं। इनमें से सिर्फ 2 ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने 4 साल की जो मुकर्ररा मुद्दत है उससे ज़्यादा सर्विस की। 2 115 साल के अंदर 1904 से आज तक। अच्छा, जर्मन हाई कमान जो है उसने दूसरी आलमी जंग में 5 तब्दीली किया मगर वो हार गए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 तब्दीली किया मगर वो हार गए। इसका मतलब है कि हार जीत का मामला कहीं उसके साथ कहीं और तय होता है। वियतनाम की जंग 11 बरस जारी रही, ठीक है, वो भी बड़े अमेरिका के लिए तो बड़े नाजुक हालात थे। 5 अमेरिकी कमांडर चेंज हुए हैं अमेरिकन आर्मी के उस दौरान, उस 11 साल के दौरान। रूस ने पहली आलमी जंग में 5 चीफ ऑफ जनरल स्टाफ चेंज किए चलती जंग में। दूसरी आलमी जंग में सोवियत आर्मी के 9 जर्नैल बदले। मार्शल अंतनॉफ जिसने झंडा लगाया था बर्लिन में, हिटलर को शिकस्त दी थी, उसको भी एक्सटेंशन नहीं मिली, उसका भी टेन्योर मुकम्मल हुआ। मई में बर्लिन सरेंडर होने के कुछ महीने बाद उन्होंने कहा भाई साहब आप जाइए, आपका काम हो गया, ठीक है। अच्छा, इसराइल मुस्तकिल क्राइसिस में है एक स्टेट बकौल इसराइल के, जब से ये बनी है। पिछले 72 बरस में 22 जर्नैलों ने फौज की कमान की है। सिर्फ 2 जर्नैल मोशे दयान और रफील ईतान, इन्होंने जो 4 साल की मुकर्ररा मुद्दत थी उससे ज़्यादा टेन्योर गुजारा है, बाकी सब अपने वक्त पे रिटायर हुए। श्रीलंका में पिछले 70 बरस में 23 जर्नैलों ने फौज की कमान की, आज तक किसी को एक्सटेंशन नहीं मिली। जनरल शरद फंसेका, आपको शायद याद हो, जिन्होंने तमिलों की खाना जंगी को ख़त्म कर दिया था, उस तक को एक्सटेंशन नहीं मिली, ठीक है। अच्छा, अपने जो हमसाया मुल्क है भारत, उसमें आज तक किसी फौजी सरबरा को एक्सटेंशन नहीं मिली। जनरल मानिक शाह सबसे ज़्यादा डिजर्विंग था 1971 की वजह से, उस तक को मिसेस गांधी ने जो है एक्सटेंशन नहीं दी, वो अपने वक्त के रिटायर हुए। अच्छा, आजकल हम रियासत मदीना का बहुत जिक्र करते हैं। रियासत मदीना में एक मोहतरम शख्सियत है खालिद बिन वलीद। यस, 200 से ज़ायद छोटी और बड़ी जंगें उन्होंने लड़ी और सबकी सब जीती, जी, ठीक है। बाजेंटाइन का जो डेमस्कस था, दमिश्क जो था, उसके मुहासरे के दौरान मरजुल दिबाज का एक झड़प होती है, वो और वो कमान कर रहे हैं इस्लामी फ़ौज की। अचानक खलीफा सानी हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब का फरमान हज़रत बिलाल हबशी लाते हैं और कहते हैं कि जनाब आपसे कमान ले ली गई, चलती जंग में कमान ले ली गई है, आप अपनी कमान हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के हवाले कर दीजिए। खालिद बिन वलीद ने कमान हवाले की, अबू उबैदा बिन जर्राह ने उन्हें उसी वक्त अपना एडवाइज़र बना लिया, ठीक है। बाद में हज़रत उमर से उनकी मदीना में मुलाकात होती है। हज़रत उमर, लोगों के जहन में तो अब सवाल थे कि यार इतना कामयाब जर्नल हुआ क्या। तो जो खलीफा सानी थे उन्होंने ख़ुद कहा कि मैंने खालिद को इसलिए नहीं हटाया कि वो नाअहल हैं या मुझे उनसे कोई अनाद है या बुग़्ज़ है,
उनके बारे में ये तासुर फैल रहा था कि वो नाकाबिल शिकस्त हैं, मगर लोगों को मालूम होना चाहिए कि फ़तह सिर्फ अल्लाह देता है। ये हज़रत उमर के अल्फाज हैं। ठीक है, हमारे यहाँ मिसरा एक आपने मशहूर सुना होगा, हालात हाजरा को कई साल हो गए। मेरा ये कहना है कि अगर ये हालात 3 साल बाद और संगीन हो जाते हैं या इतने ही संगीन रहते हैं, तो क्या चेन ऑफ कमांड यही रहेगी या बदली जाएगी? अच्छा, इसमें देखें लोकल सॉरी एक पाकिस्तानी एग्जांपल भी दे दें तो रहील शरीफ भी है जी आपके सामने। जो हमारी जो पर्सनल वॉर ऑन टेरर चली है उसमें जितने हमारे फौजी शहीद हुए हैं, मेरे ख्याल है कि सारी हम अपनी पूरी जंगों को मिला दें तो इतने फौजी शहीद नहीं हुए। आई डोंट नो क्या सिविलियन कैजुअलिटीज, और वो चीज़ भी ख़त्म नहीं हुई थी उस वक्त तक। तो ये भी एक पॉइंट है। चलिए हम ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे हैं आज जो सुप्रीम कोर्ट में जनरल कमर जावेद बाजवा के एक्सटेंशन का जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल किया गया, और जो अहम तरीन बात जिसकी तरफ वसत ने भी इशारा किया कि अदालत ने जो हुकूमत की तौजी है कि जनाब ये जो इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल है ये एक बहुत मुबहम जुमला है, इसकी मज़ीद वजाहत की जाए। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत ही उसका जवाब देती, मगर ये एक नोटिस गया है जनरल कमर जावेद बाजवा को भी, जो इस बात की इंडिकेशन है कि अदालत शायद हुकूमत से नहीं खुद आर्मी चीफ से इस बात की वजाहत चाहती है कि वो समझते क्या हैं कि क्या ऐसे हालात हैं कि जिसके बारे में उनको एक्सटेंशन दी जाए या उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब वो कल ज़ाहिर है ख़ुद तो पेश नहीं होंगे। फ़रोग नसीम साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्हें रिज़ाइन करवाया गया इसी वजह से कि वो जनरल बाजवा की तरफ से पेश हों। तो अब देखना यह है कि अदालत उनकी इस तौजी से किस कदर मुतमईन होती है, क्योंकि अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि हुकूमत की तौजी पे तो अदालत ने सवालात उठा दिए हैं। अब जनरल बाजवा अगर आकर के कहते हैं, अब ये क्योंकि अदालती तारीख में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सिटिंग आर्मी चीफ जो है उसको अदालत उज़्मा ने बुलाया हो और उससे जवाब मांगा हो कि आप अपनी तौसी के बारे में क्या तौजी पेश करते हैं, तो इससे ज़ाहिर है अभी तक फ़ौज की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, और ज़ाहिर है अदालत उज़्मा है तो उसकी हुकूमत तामील भी करनी पड़ेगी, और वहीं कल जो है फ़रोग नसीम साहब वो रिस्पॉन्स करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे ये लगता है कि हुकूमत और आर्मी चीफ के दरमियान जो एक अंडरस्टैंडिंग का हमें लग रहा था कि बहुत बिल्कुल वन पेज के ऊपर है, वो शायद मुझे लगता है इससे मुतासिर। अच्छा, एक और जो सवाल है जिसका अभी तक जवाब नहीं है कि क्यों अगेन, ठीक है, क्योंकि देखें मेरिट्स अपनी जगह ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, उस पर हमने बात की है। अगर ये पिटिशन नहीं आती तो ये मसला नहीं होता ना। आई मीन कोई इस पे खुद नोटिस तो नहीं लिया ना। आई मीन पिटिशन आई और पिटिशन को फिर एक सुओ मोटो में तब्दील किया। अच्छा, पिटिशनर भी जिस तरह की है उसकी भी हमने हिस्ट्री बताई है, फ्रिवोलस पिटिशंस के मास्टर हैं ये, ठीक है। पहली इसकी पिटिशन है और खुद उसको समझ नहीं आ रही कि यार ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं तो मजाक की थी, ठीक है। तो सवाल है क्यों, राइट। और अगेन अब ये एक स्पेक्यूलेटिव बात है, मैं एक पर्सनल ओपिनियन एक थ्योरी पेश कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि ये जो वज़ीर आज़म साहब की जो स्पीच थी नवाज शरीफ की रवानगी के बाद, उस पर हम दिनों तक लोग बात कर रहे हैं, और फिर उसका जो जवाब आया था, हाँ, और फिर उस जवाब के बाद जो मुशर्रफ के केस में रद्द अमल हुई है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने क्लियरली वही यूं करके इंडिकेशन दी थी कि अभी ये भी एक ट्रायल चल रहा है। उसके एकदम बाद आप वो जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पिटिशन आती है जिसमें वो कहते हैं कि जी ये केस ही नहीं चलना चाहिए, तो हो सकता है कि दिस इज सिग्नलिंग, ठीक है, इन द सेंस के लाइटली ना ले द जुडिशरी एज वेल, वी आर केपेबल एंड वी आर इंडिपेंडेंट, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर ये है तो फिर कल हम शायद, एंड अगेन आने वाले कल का किसी का कुछ नहीं पता होता, शायद हम देखें कि एक स्लैप ऑन द रिस्ट के बाद ये सारी चीजें अलाउ भी की जाए, बट अ सिग्नल विल हैव बीन सेट फ्यूचर के लिए, एक प्रेसिडेंट। मुशर्रफ केस का क्या होगा 28 को? मुशर्रफ केस का तो अभी देखें, मेरा तो ख्याल है कि अभी तक क्योंकि किसी भी हाई कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है उसको रोकने का,
तो लिहाजा हो सकता है कल कोई फ़ैसला आ जाए, वरना परसों तो अदालत तो अपने वो जो स्पेशल कोर्ट है वो तो फैसला सुनाएगी। तो लिहाजा क्योंकि अभी तक इस्तदा तो की गई है, उस पर आर्ग्यूमेंट्स उस तरह से नहीं हुए हैं और कोई अदालत ने कोई हुक्म इम्तनाई भी जारी नहीं किया है कि स्पेशल कोर्ट का वो हो। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस सारी सूरत हाल के बाद खासी हमें सरगर्मी देखने को मिलेगी। देखिए अगर स्लैप ऑन द रिस्ट तक बात महदूद नहीं रही तो फिर तो एक प्रॉपर क्राइसिस मोड में आप आ जाएंगे। मसला ये है कि हु विल डू द स्लैप ऑन द रिस्ट। मसला ये कि देखें हुकूमत की तो नाअहली बिल्कुल सामने आ गई ना। नहीं, हु विल डू द स्लैप या किसकी रिस्ट पर स्लैप होगा? हाँ, यही बात जो है अभी तक वो मेरे ख्याल में 24 घंटे और 24 घंटे क्या मेरे ख्याल में अब 12-13 घंटे और इंतज़ार कर लें तो सामने आ जाएगा। मगर हम वो रिवायती सुर्खी दे सकते हैं, अगले 24 घंटे बहुत नाजुक है। अच्छा, इस दफा ये बात बैठती भी है। पहली दफा शायद ये बात बैठती है क्योंकि अब मसला मेरे नज़र में ना अब आ गया है लेगेसीज का। हाँ, कि कौन अपनी लेगेसी क्या देखना चाह रहा है और क्या दिखाना चाह रहा है। आई थिंक दैट विल बी बस ये भरपूर जुमला था, जामे बात कर दी आपने, ख़त्म कर दो यार प्रोग्राम, इसके बाद मजीद कुछ नहीं करना जनाब। मैं बस ख़त्म कर देते हैं आज इस मसले को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है तो इससे ज़्यादा हम कुछ शो को मसला तो चल रहा है। कल दोबारा हाजिर होंगे क्योंकि ये मसला हल नहीं हुआ है और कल उसका कुछ ना कुछ फैसला भी आएगा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात है।